Guys, this is Upen Veer and welcome back to our daily editorial analysis section for the beginners. Friends, as you all know कि हम लोग पहले एडिटोरियल एनालिसिस से हम उसकी स्किमिंग करते हैं जिसमें हमें पैसेज टाइप क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम्स में आते हैं उनको स्पीड में सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाए, स्पीड में एनालाइज करने की और उनसे इंपॉर्टेंट डाटा एक्सट्रैक्ट करने की प्रैक्टिस हो जाए। वो हम स्किमिंग की प्रैक्टिस से कर सकते हैं, जो कि मैंने निम्सा मैम से सीखा है। आई एम प्रैक्टिसिंग हेयर टू। और आप भी पहले इस पैसेज को जाइए, स्किम करिए, उसके बाद आके इसकी एनालिसिस वीडियो देखिए। आप देख सकते हैं मैं कैसे स्किम करता हूँ। मैं स्किम करूँगा पहले, उसके बाद फिर इसकी एनालिसिस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑन 2021 नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। ये फिज़िक्स में जो अभी नोबेल प्राइज़, एज यू ऑल नो, नोबेल प्राइज़ मिल रहे हैं। तो फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो किस चीज़ पे मिला है? वो मिला है कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने वाले पे, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी पे मिला है। तो द फिज़िक्स नोबेल विनर हैव डेवलप्ड टूल्स टू गेट अ हैंडल ऑन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो फिज़िक्स नोबेल विनर्स जो भी हैं उन्होंने ऐसे टूल्स डेवलप किए हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को हैंडल कर सकें। उनको हैंडल करने वाले टूल्स डेवलप किए हैं फिज़िक्स में। वही हैं फिज़िक्स नॉवलिस्ट हमारे। दिस इज़ आवर एडिटोरियल फॉर टुडे फ्रेंड्स। चलिए हम लोग इसकी एनालिसिस करते हैं अच्छे से। हेयर द एनालिसिस, हेयर द स्कमिंग पार्ट। हम लोग स्कमिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, ब्रिंग टू अ क्लोज स्पेकुलेशन ऑफ द विनर ऑफ द फिजिक्स नोबेल प्राइज दिस ईयर, द नोबेल कमिटी डिसाइड टू अवेयर अ ट्रायो टू रिसर्चर्स ऑन हाफ वेंट टू स्यूकोरो मनाबे ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएस and Klaus Hasselmann of the Max Planck Institute of Meteorology, Hamburg, Germany, for their work in climate science. In the long line of researchers who estimate that warming of atmosphere due to gases in it, Shukuro Manabe's modeling in collaboration with others and over decade is a classic work that showed even in 1960s that the atmosphere would undergo another 2.3 degrees Celsius warming with the doubling of carbon dioxide content. Klaus Hasselmann identified a way to treating the random noise-like variation of the weather, devising a method to generate useful signals on the scale of climate. Of interest was the way those models would show the effect of human activity on the climate. द अदर हाफ ऑफ द, देखो पहला इसने बताया कि हमें नोबेल प्राइज़ जो मिला एक ट्रायो को मिला है, रिसर्चर्स ने दिया जिन्होंने हमारी कॉम्प्लेक्स फिजिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। जो पहला हाफ जो प्राइज़, आधा जो प्राइज़ मिला है वो दो लोगों को मिला है जिन्होंने हमारे क्लाइमेट साइंस पे वर्क किया है। पहला नाम है स्यूकोरो मनाबे जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएस से हैं, यूएस की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हैं स्यूकोरो मनाबे। और दूसरा क्लॉस हैसलमैन जो कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी से हैं, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी से हैं, हैम्बर्ग जर्मनी, एक यूएस से हैं, जर्मनी से हैं। इन्होंने काम क्या किया है? क्लाइमेट साइंस पे किया है। जो पहला है इन्होंने जो हमारे हैं स्यूकोरो मनाबे, उन्होंने एस्टिमेट किया था एटमॉस्फेयर वार्मिंग का, एटमॉस्फेयर ड्यू टू गैसेस के द्वारा जो एटमॉस्फेयर वार्मिंग हो रहा है, एटमॉस्फेरिक वार्मिंग, उस पर किया था अदर साइंटिस्ट के कोलैबोरेशन के साथ। और ओवर डिकेड में with other scientists and over decades is a classic work that showed even in the 90s that the, और उन्होंने पूरे 1 साल 10 साल डिकेड रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि 1960s में भी हमारी जो ग्लोबल गैसेस के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग हुई थी 2.3 डिग्री सेल्सियस तक चेंज हो सकता था टेम्परेचर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्होंने ये तब का भी एनालिसिस कर दिया है। दूसरा है हमें क्लॉस हैसलमैन जो जर्मनी से हैं, मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी से। इन्होंने आइडेंटिफाई किया है रैंडम नॉइस, ट्रीटिंग द रैंडम नॉइस, जो रैंडम एकदम से वेदर चेंज हो जाता है। तो इन्होंने एक मेथड खोज निकाला है इस रैंडम नॉइस को पकड़ने के लिए, इससे सिग्नल जनरेट करने के लिए ऑन द स्केल ऑफ क्लाइमेट। और ये बता सकते हैं क्लाइमेट कैसा होगा इसको। तो ये जो है क्लाइमेट साइंस पे काम किया इन दोनों लोगों ने। एक हैं क्लॉस हैसलमैन, दूसरे हैं शुकोरो मनाबे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी शुकोरो मनाबे। और क्लॉस हैसलमैन
मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों हमारे साइंटिस्ट हैं जिनको एक हाफ मिला है फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने पढ़ा। चलिए आगे भी इस कमिंग अपनी कंटिन्यू रखते हैं। ऑफ इंटरेस्ट वाज द वे the other half of the prize to Sergio Parisia from the Spanza University of Rome, Italy, is for developing a method to sensibly study complex condensed matters system called spin glasses, an outstanding feat in both mathematics and physical innovation. The idea to break what is called replica symmetry seen in a spin glass in a consistent manner, which was his contribution, led to a method to study one of the simplest model of genuinely complex system. This work has helped solve problems in mathematics, biology, and neuroscience. For instance, how memory is stored in network of nerve cells. तो दूसरे जो हम लोगों के हैं जिनको अदर हाफ मिला है वो जॉर्जियो पैरिसी हैं, जो कि स्पेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इटली से हैं। इन्होंने जो डेवलप किया है, इन्होंने स्पिन स्टडी ऑन द कॉम्प्लेक्स कंडेंस मैटर सिस्टम। एक कॉम्प्लेक्स कंडेंस मैटर होता है, उसको कहते हैं हम लोग, स्पिन ग्लासेस पे एनालिसिस की है। इसमें बोथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स का इनोवेशन कहा जाएगा। एक आइडिया है जिसमें रेप्लिका सिमेट्री होती है, जिसको स्पिन ग्लास कहते हैं। कंसिस्टेंट मैनर विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू तो उसकी एनालिसिस इनको एक सिंपल मॉडल, जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स सिस्टम का सिंपल मॉडल एनालाइज करने का मौका मिला है। और इन्होंने बहुत सारी मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल और न्यूरो साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। न्यूरो प्रॉब्लम्स को, लाइक हमारी मेमोरी कैसे नर्व्स में स्टोर होती है, नेटवर्क्स ऑफ नर्व सेल्स, हाउ मेमोरी स्टोर इन द नेटवर्क्स ऑफ नर्व सेल, भी इससे पता चलेगा। तो समझिए कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये सिंप्लीफाई कर देता है। तो किसमें इसमें हेल्प मिलेगी हमको? बायोलॉजी, न्यूरो साइंस एंड मैथमेटिक्स में। What ties together the seemingly disparate works? The climate science work by Sucoro and Hasselmann. The climate science work by Sucoro and Hasselmann on the one hand, and the theoretical condensed matter physics work by Parisi on the other. Parisi on the other is that both describe complex physics systems. Physics is often thought of as science of simple system and is mostly celebrated and sometimes cheated for this. तो इन दोनों में कॉमन क्या है? जो हमारे क्लाइमेट साइंस पे काम किया है स्यूकोरो और हैसलमैन ने काम किया है, और पैरिसी ने हमारा काम किया है कंडेंस मैटर फिजिक्स में, थ्योरेटिकल कंडेंस मैटर फिजिक्स पे। तो ये दोनों ने ही एक कॉम्प्लेक्स फिजिक्स सिस्टम को, साइंस को सॉल्व किया है। और ये मोस्टली कहा जाता है कि फिजिक्स को एक सिंपल सिस्टम की तरह समझा जाता है, उसके कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाया है। इवन रॉकेट साइंस विच इंस्पायर अवे फॉर इट्स grandeur and accuracy is mostly the study of so-called simple system. Complexity arises when there are many interesting pieces in the system, with each moving in an independent way. The deceptively easy looking problem of water rushing out of tap is notoriously difficult to understand as to when it makes a transition from simple streamlined flow to complex turbulent flow. तो इन्होंने बताया कि इवन रॉकेट साइंस भी बहुत इजी होती है और बहुत ही सिंपल सिस्टम पे काम करती है, जिसमें हमें बहुत एक्यूरेसी की ज़रूरत है, वो भी बहुत सिंपल सिस्टम पे काम करती है। कॉम्प्लेक्सिटी जब आ जाती है जब हमारे सिस्टम के ईच पार्ट, जो इंटरेक्टिंग पार्ट है सिस्टम के, वो इंडिपेंडेंट वे में मूव करने लगते हैं। जैसे कि डिसेप्टिवली बहुत, जो आप लोग को वाटर रसिंग आउट ऑफ, पानी से, टैप से पानी बाहर निकलने का जो प्रोसेस आप लोगों को बहुत ही इजी, एक सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें भी उसकी एनालिसिस में भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। जब भी हमारा कोई स्ट्रीम लाइन फ्लो वाटर उस नोजल पे आके टर्बुलेंट फ्लो में जाता है, उसको स्टडी करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो वाटर रसिंग आउट ऑफ टैप इज़ नोटरियसली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज
it makes a transition from simple streamlined flow to complex turbulent flow. The Nobel winners this year have handled such complex systems and developed tools to get meaningful quantitative result out of them. Notably in this is the climate scientists' work, which make it obvious where science stands on the issue of global warming and estimate the human fingerprint on climate change. With the COP26 summit drawing close, the Nobel Committee's decision only underscore the need to take this into account. तो ये बता रहे हैं कि नोटेबल ये है कि क्लाइमेट साइंस का जो वर्क है, वाट मेक ऑब्वियस वे साइंस स्टैंड्स ऑन द, वो ये क्लियर बता देगा कि हमारी साइंस कहाँ स्टैंड करती है, और जो हमारे ह्यूमन फिंगरप्रिंट हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे, जो ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स हैं, ह्यूमन ने क्या क्या इफेक्ट उस पर डाला है, उसको क्लियरली बता देगी. और बेसिकली हमारी जो पार्टीज़, कमिटी ऑफ पार्टीज़ या काउंसिल ऑफ पार्टीज़ 26 की समिट है पास आ रही है, उसमें नोबल कमेटी का डिसीज़न कि उन्होंने जो क्लाइमेट चेंज को अंडरस्कोर किया है, क्लाइमेट चेंज की इम्पोर्टेंस को यहाँ पे दिखाया है, वो बहुत ही सही है. क्योंकि उसमें फिर हम लोग बता पाएंगे कि क्यों हमें जल्दी से जल्दी कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए क्लाइमेट चेंज से लेके, क्योंकि हमारे पास काफ़ी फिंगरप्रिंट्स एंड डाटाज होंगे और कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं. सो डैट वाज आर पैसेज फ्रेंड्स. हम लोगों ने पैसेज में देखा, पहले उन्होंने बताया कि हमें ट्रायो को मिला है, फिर उन्होंने बताया एक हाफ जो है वो साइंस वर्क में गया है और दूसरा हाफ जो हमारा गया है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझता है, जिसमें हमारा कोई एक ग्लास रेप्लिका सिमेट्री टाइप की चीज़ है, जो एक ग्लास आता है, स्पिन ग्लास एनालिसिस कहते हैं, जिसमें वो छोटी छोटी रेप्लिका सिमेट्री रेप्लिका को एनालाइज करता है और वो हमारी मैथमेटिकल, बायोलॉजिकल और न्यूरो साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. इवन विच कैन हेल्प अस, वो हमें हेल्प कर सकता है कि हम समझ सकें कि हमारी कैसे मेमोरी में हमारी मेमोरी कैसे नर्व सिस्टम में स्टोर होती है. सो ये सारा काम किया है. और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम मैं आप लोगों को बता सकता हूँ. एक तो हैं शुकोरो मनाबे जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएस से हैं, दूसरे हैं क्लाउस हैसलमैन, एक हैं मनाबे, एक हैं हैसलमैन जो है मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी जर्मनी से. एंड ये दोनों एक साथ हैं. और थर्ड जो हमारा अलग से काम किया है, ये काम किया है उन्होंने जॉर्जियो परीसी द्वारा स्पेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, ये रोम से हैं. तो ये हमारे साइंटिस्ट हो गए, ये इन्होंने काम किए हैं. अभी नीचे बात की है व्हाट टाइप्स, इन दोनों को इन्होंने अलग अलग क्या काम किया उसके बारे में बता दिया. फिर दूसरे पैसेज में स्टार्ट किया कि इन दोनों को एक जैसा क्या बनाता है. तो ये बताता है कि दोनों ने कॉम्प्लेक्स फिजिक्स सिस्टम को सॉल्व किया है. फिजिक्स एक सिंपल सिस्टम माना जाता है, बट इन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को लाइक क्लाइमेट साइंस पे जो वर्क किया है स्यूकोरो और हैसलमैन ने, उन्होंने बताया है कंडेंस मैटर फिजिक्स वर्क बाय पैरासी ऑन द. और दूसरा जो उन्होंने काम किया है कंडेंस मैटर फिजिक्स पे काम किया है पैरासी ने. दोनों ने ही डिस्क्राइब किया एक कॉम्प्लेक्स फिजिक्स सिस्टम को. इवन ये कह रहे हैं कि ये माना जाता है फिजिक्स बहुत सिंपल सिस्टम्स को एनालिसिस करने का एक तरीका है. इवन रॉकेट साइंस में भी, जिसमें काफ़ी एक्यूरेसी चाहिए होती है, वो भी सिंपल सिस्टम पे काम करता है. कॉम्प्लेक्सिटी तब फिजिक्स में अराइज होती है जब उसके सारे पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट मूव करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करने लगते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं. जैसे उन्होंने कहा कि एक डिसेप्टिव मतलब धोखा देने वाला, या फिर एक तरीके से एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं आ रहा है. तो वाटर जो हमारा टैप से बाहर निकलता है वो भी एक हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि ऊपर से वो स्ट्रीम लाइन फ्लो में आती हैं चीज़ें, फिर नोजल पे वो टर्बुलेंस फ्लो में जाता है. तो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंस फ्लो में जब भी मूवमेंट होता है तो हमारी चीज़ें क्या होती हैं, वहाँ पे वो जो हमें उसकी एनालिसिस कॉम्प्लेक्स हो जाती है. तो इन्होंने बताया कि नोबेल विनर्स ने हैंडल किया है सिंपली हमारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, और उन्हें मीनिंगफुल क्वांटिटेटिव रिज़ल्ट वहाँ से निकाला, उसमें से एक मीनिंगफुल और क्वांटिटेटिव रिज़ल्ट एक्सट्रैक्ट किया है. तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो हमें बेसिकली बता सकता है कि हमारी साइंस, ये जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे हमारा ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स क्या, साइंस क्या एस्टिमेट करती है, कहाँ स्टैंड करती है. तो उन्होंने बताया कि हमारी
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 होने वाली, समिट होने वाली, और उससे पहले ऐसी एनालिसिस आना हमें काफ़ी हेल्प करेगा और नोबल कमेटी का डिसीज़न को इफ़ेक्ट करेगा, जो और अंडरस्कोर करेगा कि इसको अकाउंट में लिया जाए उस कमेटी में, इस पर डिस्कशन सही से हुआ जाए। सो डैट वाज आवर पैसेज फ्रेंड्स। हम लोगों ने समझ लिया कि क्या चीज़ें हैं, एक बार अच्छे से फिर से इसको पढ़ लिया। अभी क्या इसमें कुछ पढ़ रहा है कुछ? हाँ, हम लोगों ने वर्ड मीनिंग शायद छूट रही हैं, वैकैब्स कौन सी डिफ़िकल्ट हैं। तो हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑन 2020 नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स, इसमें कुछ नहीं है। The physics Nobel winners have developed tools to get handle a complex system. सिंपल सी बात है, ये एक जिस्ट है हमारे पूरे पैसेज का। द फिजिक्स नोबल विनर्स हैव डेवलप्ड टूल्स टू get handle on complex systems. Bringing to close speculation about the winner of the Physics Nobel Prize this year, the Nobel Committee decided to award a trio of researchers. One half went to Socorro of US and second half is Hasselmann of Max Planck. So they both got नोबल प्राइज़ किस में? ये क्लाइमेट साइंस की एनालिसिस में पाया है। ये एक हाफ को मिला है और दूसरे ने एक कॉम्प्लेक्स जो है फिज़िकल मैटर्स पे एक प्रोसेस सॉल्व किया, उसको आगे पढ़ेंगे। तो इन तीनों को इन ट्रायो को देने की डिसाइड किया कि इस बार एक ट्रायो को देते हैं जिन्होंने फिजिक्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सो उनमें से हाफ पार्ट इनको मिल गया। इन द लॉन्ग लाइन ऑफ रिसर्चर हु एस्टिमेट द वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द गैसेस इन इट, Socorro Manabe's modeling in collaboration with others and over decades is a classic work that showed even in 1990s that the atmosphere would undergo another 2.3 degrees Celsius warming with the doubling of the carbon dioxide content. तो जैसा बता रहे हैं कि जैसे काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने मॉडलिंग की है कि ग्लोबल वार्मिंग और एटमॉस्फेयर पे इफ़ेक्ट जो आ रहा है वो ड्यू टू गैसेस है, गैसेस की वजह से कैसे इफ़ेक्ट आ रहा है। इन्होंने भी एक क्लासिक वर्क किया था, जैसे उसने इवन शो कर दिया था कि 1996 में ही शो कर दिया था कि हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा एटमॉस्फेयर अनदर 2.3 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग हो सकता है अगर डबल कार्बन डाइऑक्साइड हमारी डबल हो जाए, और वो एक्चुअल में चीज़ें हुई। क्लॉस हैसलमैन आइडेंटिफाई वे ऑफ ट्रीटिंग द रैंडम नॉइस। तो यही बता रहे हैं कि इन्होंने 1960 में ये चीज़ बता दी थी और एक्चुअली ये चीज़ें हुई हैं अब, तो इसलिए इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। दैट्स व्हाई वी हैव गिवन एन नोबेल प्राइज़ फॉर हिम। यहाँ पे दूसरे हैं हैसलमैन, उन्होंने एक वे ट्रीटिंग द रैंडम नॉइस लाइक वेरिएशन ऑफ वेदर डिवाइजिंग अ मेथड टू जनरेट यूजफुल सिग्नल्स ऑन द स्केल ऑफ द क्लाइमेट। तो इन्होंने एक मैकेनिज्म सॉल्व कर ली है, उन्होंने एक मैकेनिज्म बताई है जो एक नॉइज़ लाइक वेरिएशंस को पकड़ेगा। जैसे इसमें होगा ओके, कहाँ पे थे हम लोग? वेदर डिवीजिंग मेथड ऑफ जनरेटिंग यूजफुल सिग्नल्स। तो वेरिएशन ऑफ वेदर को ये पहले पकड़ लेगा और सिग्नल्स को पहले पकड़ लेगा, यूज़फुल सिग्नल्स, और एक ऐसा मेथड बताएगा जिससे यूज़फुल सिग्नल्स निकल सकें, ऐसे सिग्नल जनरेट हो जाएगा जो स्केल ऑफ क्लाइमेट के बारे में बता सकें। ऑफ इंटरेस्ट वाज द वे दोज मॉडल कुड शो द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द क्लाइमेट। तो ये मॉडल्स हमें बता सकते हैं कि क्लाइमेट पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या फ़र्क पड़ रहा है। और दूसरा जो हैं वो पैरसी हैं जो रोम से हैं, इन्होंने एक अलग ही तरीका डेवलपमेंट किया है, इसको कहते हैं मैथड टू सेंसिबली स्टडी कॉम्प्लेक्स कंडेंस मैटर सिस्टम। इन्होंने एक मैथड जनरेट किया जो सेंसिबली स्टडी कर सकता है कॉम्प्लेक्स कंडेंस मैटर सिस्टम को, उसको स्पिन ग्लास भी कहते हैं। And outstanding feats in both mathematics or physics innovation, the idea to break what is called replica symmetry। तो ये कह रहे हैं स्पिन ग्लास एक आउटस्टैंडिंग इसकी आउटस्टैंडिंग स्टडी होगी, वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में बहुत इनोवेशन लाएगी। और द आइडिया टू ब्रेक व्हाट इज़ कॉल्ड ए रेप्लिका सिमेट्री सीन इन स्पिन ग्लासेस।
तो रेप्लिका सिमेट्री जिसे कहते हैं वो स्पिन ग्लासेस में उसके बारे में है। इन अ consistent manner which was his contribution lead to a method study one of the simplest model of genuinely complex system. His work has helped solve problem in mathematics, biology and neuroscience. तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉडल है जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एक सिंपलेस्ट मॉडल है। His work has developed solved problem in mathematics, biology and neuroscience. For instance, how memory is stored in the network for nerve cell. तो इन्होंने जो इनका काम है वो मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस तीनों में हेल्प करेगा। और मोस्टली जो इन्होंने एक तरीका निकाला है, एक मेथड निकाला जो बताएगा हाउ मेमोरी इज स्टोर्ड इन द नर्वस सेल, नर्वस सेल में कैसे मेमोरी स्टोर होती है। What ties together the seemingly disparate work? The climate science work by Szykoro and Hasselmann on the other hand, the theoretical condensed matter physics work by Paicy on the other hand. तो इन दोनों को क्या जोड़ता है कि इनका काम बहुत ही डेस्परेट काम था, बहुत ही लग के इन्होंने काम किया। फिजिक्स इज़ वन ऑफन thought of a science of simple system and it is mostly celebrated and sometimes shaded for it. तो फिजिक्स को हमेशा एक साइंस ऑफ सिंपल सिस्टम कहा जाता है और बेसिकली इसको हमेशा इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। लाइक इवन रॉकेट साइंस एक सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्सिटी तब बन जाती है जब हमारी मैनी इंटरेस्टिंग पीसेज इन द वेस्ट, जो इंटरेस्टिंग पीसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करने लगे। डिसेप्टिवली इजी लुकिंग प्रॉब्लम ऑफ वाटर रसिंग आउट ऑफ टैप इज नोटरसली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड as to when it make a transaction from simple streamline flow to complex turbulent flow. तो एक सिंपल सा वाटर जो टैप से निकलता है उस वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है जब हमें ये पता करना पड़े कि when it make a transition from simple streamline। और सबसे ज़्यादा सिंपल डिफ़िकल्ट ये है कि समझना कि कब, ये पता कर पाना कब उसने ट्रांजिशन किया है फ्रॉम सिंपल स्ट्रीमलाइन फ्लो से कैसे वो कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट फ्लो में आ गया, इसकी एनालिसिस को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। The Nobel winner this year have handled such complex system and developed tool to get meaningful quantitative result out of them. तो सबने एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हैंडल करने का तरीका और उसके टूल्स प्रोवाइड किए हैं। नोटेबली दिस इज़ अ क्लाइमेट साइंटिस्ट वर्क विच मेक इट ऑब्वियस वेयर साइंटिस्ट स्टैंड ऑन। तो ये जो क्लाइमेट साइंटिस्ट का वर्क है वो हमें बताता है कि हमारी साइंस कहाँ इस ग्लोबल वार्मिंग के इशू पे कहाँ स्टैंड करती है और हमें एस्टिमेट भी करता है कि कैसे ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स के द्वारा क्लाइमेट चेंज कितना होगा। विद द COP26 समिट ड्राइंग क्लोज, नोबेल कमेटीज डिसीजन ओनली अंडरस्कोर द नीड टू टेक दिस इनटू अकाउंट। तो जैसे ही हमारा समिट का करीब आ रहा है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो हमारा क्लाइमेट चेंज पे होता है वो हमें हेल्प कर सकता है नोबेल कमेटी के डिसीजंस को। तो नोबेल कमेटी का डिसीज़न को हेल्प कर सकता है और उसे बता सकता है कि कैसे हमें इन चीज़ों को अकाउंट में लेना चाहिए। सो डैट वॉज आवर फ्रेंड। आई थिंक हमारी थर्ड टाइम रीडिंग थी। आप सभी को अब पैसेज काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ आप लोग एक बार खुद से रीडिंग मारिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप कमेंट में डाल सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। टिल देन फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। Thank you for watching this video for today. I'll meet you guys for tomorrow. Till then, bye bye. Thank you once again.